तो जनता को गैस सिलेंडर मिलता रहेगा, इसे सरकार सुनिश्चित करेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और आज के समय में सवाल यही है कि कैसे गैस सिलेंडर की आपूर्ति होगी। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ रहा है और इसका प्रभाव भारत में भी दिखने लगा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है और युद्ध के कारण समुद्री मार्गों से बाधा आने से आपूर्ति प्रभावित हुई है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए रिफाइनरीज को घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के एक तरफ निर्देश दिए हैं और कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई लिमिटेड कर दी है। इसका असर होटल्स पर, रेस्टोरेंट पर, उद्योगों पर पड़ रहा है और कई शहरों में होटल्स बंद होने की भी चेतावनी तक दी गई है। ईरान युद्ध का असर अब भारत की रसोई तक क्या पहुंच गया है, सवाल यह है। जम्मू के होटल और ढाबों में एलपीजी की कमी ने संकट खड़ा कर दिया है। होटलियर्स ये कह रहे हैं कि अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो किचन बंद करने की नौबत आ सकती है। आखिर क्यों पैदा हुआ ये गैस संकट? क्या ये संकट सीधे ईरान युद्ध से जुड़ा हुआ है? क्या अंतर्राष्ट्रीय युद्ध से भारत का होटल उद्योग प्रभावित हो रहा है? जम्मू में एलपीजी संकट की असली वजह क्या है? कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई क्यों रोक दी गई? होटल और ढाबों पर इसका कितना असर पड़ रहा है? क्या आने वाले दिनों की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में शहर और प्रभावित होंगे, और भी शहर ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे। क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करनी होगी? क्या संकट भविष्य की चेतावनी है? क्या भारत को रणनीतिक गैस भंडार बढ़ाना होगा? क्या युद्ध खत्म होने तक हालात और बिगड़ सकते हैं? सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है? क्या गैस की सप्लाई को प्राथमिकता देने की नीति सही है? क्या होटल बंद करने की नौबत वाकई आ गई है? और सरकार के पास क्या है समाधान? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे विक्रम मल्होत्रा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, सैयद तजामुल, स्पोक्स पर्सन पीडीपी के, सुनील कचरू होटेलियर हैं, जगदीप सिंह सीनियर लीडर कांग्रेस से, और इसके साथ साथ चर्चा इन चीजों पर भी होगी कि किस तरीके से इस समस्या के समाधान को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी की ओर से बयान आया था, उन्होंने कहा था कि इन प्रॉब्लम्स को मॉनिटर किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और विक्रम मल्होत्रा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सैयद तजामुल, स्पोक्स पर्सन पीडीपी के, इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विक्रम मल्होत्रा जी, आपके पास ही आते हुए, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये जो संकट आन पड़ा है इसे हम मैनेज कर रहे हैं। एक तरफ हमारे पास पूरे भंडार हैं, स्रोत काफी है जिससे काफी दिनों तक काम चलाया जा सकता है, बाकी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। सीएनजी की जगह पीएनजी का ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। सर, स्ट्रेटेजी क्या है बीजेपी की? देखिए, नमस्कार आपका और आपके सब दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जो हमको इस बात को ये समझना होगा सबसे पहले कि जो हमारी 80% ऑफ जो एलपीजी की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से मीट होती है। केवल 20% एलपीजी जो है कि लगभग 20 लाख मीट्रिक टन जो है वो भारत खुद बनाता है। बाकी 30 लाख मीट्रिक टन की जो कंजम्पशन है उसमें से 80% जो है वो कुवैत और सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट किया जाता है और मिडिल ईस्टर्न कंट्री से। और जो सीएनजी है, उस एलएनजी जो है वो उसका 50% जो है भारत बनाता है और 50% जो है वो बाकी देशों से आयात किया जाता है। और आज की जो स्थिति है, जब अच्छा हम जानते हैं कि 1 मार्च से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद पड़ा है और यही एक मेजर जो रास्ता है जहां से शिप्स ये एलएनजी और एलपीजी को लेके आते हैं। उसकी वजह से सप्लाई जो है तेल की और सब उसमें कमी आई है। देश में अभी भी 1 महीने का जो भंडार है वो देश के पास है और देश की सरकार जो है वो अल्टरनेटिव्स पे काम कर रही है। वो नॉर्वे से इंपोर्ट करने पे काम कर रही है, वो यूएस से इंपोर्ट करने पे काम कर रही है और आश्वासन दिया है कि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कुछ दिनों के लिए, पर जो मेजर सप्लाई है उस पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो घरेलू गैस है उसकी सप्लाई बिल्कुल इफेक्ट ना हो और सरकार की जो एजेंसीज ये सप्लाई करती हैं उनकी तरफ से भी एसएमएस आए हैं। आज मेरे फोन पे भी एक एसएमएस आया है जिसमें बिल्कुल साफ शब्दों में सरकार द्वारा ये कहा गया है कि
जिसमें ये कहा गया है कि प्रिय ग्राहक, सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर फैलाए जा रहे दावे भ्रमों को निराधार है। देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एचपीसीएल के द्वारा है। तो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि जिसमें लोगों में परेशानी ना फैले और ऑल्टरनेटिव रूट से आप, अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेजर हमारी पाइपलाइन सऊदी अरब से आती थी, जो ये युद्ध शुरू होने से पहले भी 12 लाख मेट्रिक टन केवल सप्लाई उस पाइपलाइन से आती थी। वो पाइपलाइन में डिसरप्शन हुई थी ये युद्ध शुरू होने से पहले। तो उससे पहले ही जो पीएसयूज हैं, जो रिफाइनिंग करती हैं उसकी, उन्होंने सरकार से कहा था कि हमको ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि और ऑल्टरनेटिव सोर्स पे सरकार ये युद्ध शुरू होने से पहले से काम कर रही थी। इसलिए नॉर्वे, अमेरिका शायद उस आपूर्ति को पूरा करेंगे और आने वाले समय में मुझे लगता है कि देश को इसकी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सैयद तजामुल साहब, आप इस बीच हम सुन रहे थे सर को, जिस तरीके से हरदीप पुरी ने वैकल्पिक ऑप्शंस की बात की है, कहा है कि घरेलू जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, सड़कों पर गाड़ियां चलनी बंद नहीं होंगी क्योंकि उन्हें आपूर्ति भी की जाएगी, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स पर उन्होंने एक तरीके से लगाम कसी है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, ये मैनेजमेंट सही है? कितना सही है? क्या और हो सकता है? देखिए अंकिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में को पैनलिस्ट का जो भी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, जब आप श्रीनगर की बात करते हैं, कश्मीर वैली की सर, बात वो विक्रम करते हैं, मल्होत्रा है, विक्रम मल्होत्रा जी हैं बीजेपी से। जी जी, विक्रम जी और बाकी दोस्त जितने भी हैं। जम्मू कश्मीर आते आते जब आप रसोई गैस की इस किल्लत की बात करते हैं, चूंकि मशरकी वस्ता के जो हालात बने हैं मिडिल ईस्ट में, उसके बाद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी और बाकी जो चीजें थी, जो बारहा केंद्रीय सरकार दावा करती है कि स्टॉक की कमी नहीं है। आके श्रीनगर शहर में पूछ लीजिएगा कि जहां पर आपको जो फ्यूल वगैरह गाड़ी में भरना हो, रसोई गैस सिलेंडर वगैरह हासिल करना हो, कितनी शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज को कैसे कंपनसेट किया जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर की प्रशासन, चूंकि ये मामला जो है ये थोड़ा जंग की वजह से इसकी तब्दीली जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है और इसका इतना आसानी से हल निकालना भी हम वक्ती तौर पर अभी नहीं मांगेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जब केंद्रीय सरकार को ये पता था कि हुमास के रास्ते जब ब्लॉक हो रहे हैं, जब इन रास्तों से आपका 50% जो इंपोर्ट होना था उसका रास्ता बंद होने जा रहा है, जिसके बाद आपको व्यवस्था जो करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एक तो ये था। दूसरा, जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह जो है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन सर विक्रम मल्होत्रा साहब ये कह तो रहे हैं कि उनके पास स्टॉक है 1 महीने का, तो व्यवस्था तो है उनके हिसाब से। कश्मीर में आप पूछ, जम्मू कश्मीर में जब आप हमें पूछ लेते हैं तो यकीनन आपको यहाँ के फ्यूल स्टेशंस पे, यहाँ के रसोई गैस के, यहाँ पे जो पोर्टल्स, एप्लीकेशंस जिस पे आपका रसोई गैस सिलेंडर बुक करना है, उन आम सार्फिन से पूछेगा, कंज्यूमर से पूछेगा। यकीनन अगर आने वाले वक्त में, हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार भी केंद्रीय सरकार के साथ हाँ में हाँ मिला के ये कहते हैं कि हमारे पास एम्पल स्टॉक है और हमें स्टॉक में अभी कोई कमी नहीं है। लेकिन यकीनन जब आप फ्यूल स्टेशन में जाते हैं तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस चीज को दूर करने के लिए, यकीनन मैंने पहले भी कहा कि हमारा आइडिया है, हमारा नजरिया जो है वो जंग की तरफ तो है कि जंग मुसल्लत की गई है, एक मुल्क पे मुसल्लत की गई है, उसको जोर जबरदस्ती जो ताल्लुकात उसके बाकी ममालिक के साथ, ये जो अखराजात थे, ये जो मामला थे, ये जो दरामदाद बरामदाद के जो ताल्लुकात थे, ये तो तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं और जो वाहिद रास्ते बंद हो गए तो उसके बाद इसका असर मुल्क में तकरीबन पड़ना ही पड़ना है। विक्रम साहब, जिस तरीके से सैयद तजामुल साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात थोड़े खराब जरूर दिखाई दे रहे हैं, तो विक्रम साहब ये बताइए, क्या ये जो स्टॉक वाली बात है, ये बात क्या सच है? दूसरा ये कि अगर सच है, स्टॉक है, तो क्या वजह है कि एफर्ट्स में सर क्या कमी रह गई है कि जम्मू कश्मीर की जनता तक फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा है, गैस सिलेंडर्स की कमी हो रही है? देखिए ये पता नहीं किस इलाके में रहते हैं जिसकी ये बात कर रहे हैं, पर लार्जली जम्मू कश्मीर में, मैं भी जम्मू में रहता हूँ और कश्मीर में भी हमारे लोग हैं। हाँ। मैंने अभी तक कहीं भी किसी भी फ्यूल स्टेशन पे शॉर्टेज की बात नहीं सुनी, किसी भी गैस की एजेंसी में शॉर्टेज की बात नहीं सुनी। यूजुअली एक टेंडेंसी होती है कि होर्डिंग की टेंडेंसी हर एक, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो जो घर के लोग भी हैं
वो भी चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा स्टॉक कर लें ताकि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो। उसके चलते कहीं ना कहीं जो गैस एजेंसीज वाले हैं उन पे प्रेशर आता है। वो एक प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर आदमी सोच रहा है कि मैं 2-2, 4-4 एक्स्ट्रा सिलेंडर लेके रख लूं। जो रेगुलर सप्लाई है, जो रेगुलरली सप्लाई लोगों को जा रही है, लोगों को SMS आ रहे हैं, लोग अपने सिलेंडर भरवा रहे हैं, हर फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल अवेलेबल है, तो कोई पैनिक की स्थिति देश में नहीं है। पर अब कुछ अनासर ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल एक टेंडेंसी है कि सोशल मीडिया पे यकीन कर लेने की लोगों की टेंडेंसी ज्यादा है, और वो उसकी वजह से जो एक सेंस ऑफ इम्पेशंस है वो लोगों में बढ़ रहा है। और कोई ग्राउंड पे अगर ये मुझे एक भी ऐसा सिचुएशन बता दे, एक भी डीलर ऐसा बता दे जिसके पास गैस की सप्लाई खत्म हो गई हो या जिस फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो ये पहले केसेस रिपोर्ट हुए वो कर्नाटका और महाराष्ट्र से कुछ हुए थे, और कर्नाटका ने में एक पैनिक बटन वहां दबा दिया। तजामुल साहब ये बताइए, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? देखिए, श्रीनगर शहर में जब आप देख रहे हैं कि श्रीनगर शहर में जो आपकी टीम भी मेरे साथ मौजूद है, हाँ। और हम खुद यहाँ के वासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, जब हम बाहर से आते हैं, फ्यूल स्टेशन से आते हैं, तो आपको या तो लंबी इंतजार करना पड़ेगा या तो आपको शाम को कह देंगे स्टॉक ही नहीं आया। दिस इज नॉट वन इंस्टेंस इन श्रीनगर सिटी। अगर आप श्रीनगर के लाल चौक, रेजिडेंसी रोड, उसके बाद आप दरगाह हजरत बल और बाकी जगहों पे जाएं, हम अभी डिस्ट्रिक्ट का तस्करा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि करना, गुरेज, बांडीपोरा, मत्स्य, इनमें क्या हालात हैं, रसोई गैस के सिलेंडर्स पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, और किस एजेंसी के पास स्टॉक है नहीं है। देखिए, ये क्लियर चिट देना कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, ये भी कहना है कि क्राइसिस है मार्केट में, अभी इनिशियल स्टेज है इसका, अभी वो स्टेज नहीं है। अल्लाह ना करे कि वो स्टेज कभी ना आए जिसमें हम ये कह देंगे कि पंप्स ड्राई चल रहे हैं या किसी भी जगह आपको ये चीजें नहीं मिल रही हैं। लेकिन हमें एक चीज है कि जम्मू कश्मीर की सरकार, चूंकि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर का चूंकि मौसम तब्दील हुआ, अगर ये मामला जनवरी फरवरी में पेश आता तो यहाँ के लोगों को तो पुराने तर्ज की वो लकड़ी वगैरह, बालन वगैरह का इस्तेमाल करना था घरों में। लेकिन जो इस वक्त चल रहा है, अगर आपको 10 से 20 लीटर गाड़ी में डलवाने हैं तो वो 5 लीटर डाल देगा। अगर आप 5 बजे जाते हैं वो कहेगा 7 बजे के बाद आइएगा। कई जगहों पर है जो मैन पंप स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन हैं श्रीनगर शहर के आसपास में। मुझे लगता है कि चूंकि इसका नेशनल हाईवे का भी कंसर्न है और थोड़ा सा मामला जो है वो दिल्ली की सप्लाई का भी है, और कश्मीर का जो अपना स्टॉक है वो कितना अभी सरकार ने कितने महीनों तक स्टॉक कर रखा होगा, क्योंकि सर्दियों में अमूमन सरकार जो है वो स्टॉक करती है। जब मार्च वगैरह शुरू हो जाता है, मैंने कहा ना, वही जम्मू कश्मीर को समझने के लिए कश्मीर की यहाँ की टोपोग्राफी को, यहाँ के वेदर को समझना होगा कि अगर मामूली बूंदाबांदी बारिशें हो जाती है तो आपका मुगल रोड बंद हो जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे वाहिद लाइफलाइन है वो बंद हो जाता है। इसी तरह से हमारा मुगल रोड और गुरेज करना रोड जो है वो फिलहाल आमद रफ्त के लिए कभी खुला रहता है, कभी बंद हो जाता है। लेकिन यकीनन उतनी ज्यादा किल्लत नहीं है, लेकिन आसार लग रहे हैं कि पंपों पे और जो आपके पोर्टल्स हैं, देखिए जो साहब अभी विक्रम जी बता रहे थे कि कोई शख्स 1 से 3 सिलेंडर स्टोर करना चाहता है, ऐसी भी इंस्टेंसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन आपका एप्लीकेशन 1 सिलेंडर 15 दिन के बाद ही ले लेगा, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा आपकी रिक्वेस्ट को। जो आज आपका कई प्राइवेट एजेंसीज के जो गैस सिलेंडर बुक करते हैं वो आपको एडवांस में उसमें पैसा डालना पड़ता है, स्मार्ट मीटर की तरह। बहुत कुछ बदला जा चुका है। लेकिन जो लोग 1 से ज्यादा सिलेंडर लाना चाहते हैं, 50-60 लीटर का फ्यूल जो है वो स्टोर करना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत, हालांकि वो दिक्कत मास्टर हो सकते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है, मुझे लगता है कि जो मशरिकी वस्ता में भारत के ताल्लुकात जो एक तरफ हमने एक मुल्क का साथ दिया, एक मुल्क का साथ नहीं दिया, हो सकता है कि उसकी सप्लाई में शायद वहां से कहीं ना कहीं कोई रुकावट देखनी होगी। जहां तक मुझे लग रहा है कि एक मुल्क का साथ दिया, एक मुल्क का साथ नहीं दिया, शायद ऐसी सिचुएशन तो सर नहीं थी, क्योंकि हम बिल्कुल न्यूट्रल थे, ना इजराइल की तरफ ना ईरान की तरफ। ऐसा नहीं है क्या सर? अब मुझे ही पूछ रहे हैं? जी जी, देखिए, हम गैस सिलेंडर के मामले को कहां से कहां लेके आए। जिस वक्त वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से इसराइल में मिलते हैं, मुलाकात हो जाती है, उसके घंटों के बाद ही, चाहे वो 2 दिन हो या 3 दिन हो, उसके बाद ईरान पे हमला हो जाता है। ईरान के हमले के बाद जो मुल्क की पॉलिसी रही, मैं आपको मिसाल दे दूं कि जम्मू कश्मीर में सैकड़ों नौजवान इस वक्त बंद है। इसका मतलब है कि हम एक ही तरफ सपोर्ट कर रहे थे। जब सईद आयतुल्लाह खमनाई साहब की शहादत का वाकया पेश आया पूरे मुल्क में, बल्कि बर सगीर में, जियो पॉलिटिक्स में आपने देखा कितने ममालिक में एहतजाज हुए,
कश्मीर में भी एहतजाज हुआ और जो एहतजाज में थे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका, बहुत सारे लोगों को पुलिस ढूंढ रही है। इसका गालिबन ये मतलब है यहाँ के मीडिया को भी बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा। इसका मतलब है कि वी आर सपोर्टिंग वन कंट्री, और जो कंट्री बेबसी में ये सब कुछ सह रहा है उसके लिए हम खड़े नहीं हुए। हो सकता है कि मैं ये अभी नहीं कह रहा हूं कबल अज़ वक्त, हो सकता है कि जो हमारी सप्लाई है हो सकता है कि उसमें उसका असर पड़ सकता है। ये देखिए सिलेंडर से मामला कहां तक कंट्रीज के रिलेशंस तक पहुंच गया है। जगदीप सिंह सीनियर कांग्रेस लीडर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीप सिंह जी, आपसे भी यही सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान ने पर्टिकुलर किसी एक कंट्री का साथ दिया है या हिंदुस्तान न्यूट्रल रहा है हमेशा की तरह? मोहतरमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, बड़े साफ साफ शब्दों में, पहले तो तकनीकी वजह से मैं लेट जुड़ पाया, अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, पर मैं माफी चाहता हूं और बता दूं कि जेफरी एप्स्टीन के नाम पर लड़े जा रहे इस नाहक के युद्ध में मोदी सरकार ने जिस राजनीतिक नपुंसकता का अब तक प्रदर्शन किया है उसमें जग हसाई इतनी हो चुकी है कि अब ये सरकार केवल और केवल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ती नजर आ रही है। अभी आपने पूछा, हम किसी की तरफ नहीं थे, वो चला गया पंडित नेहरू का जमाना, जब भारत ने दुनिया को गुटनिरपेक्षता सिखाई थी हमारे, और वहां की संसद में खड़े होकर जब निर्दोषों पर हुए जुल्मों की बात करते हैं तब उनको गाजा याद नहीं आता। तब वो सर कैसी बात कर रहे हैं? सर कैसी बात कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल था, एक छोटा सा सवाल था, इसका हाँ या ना में आप जवाब दे सकते थे। एप्स्टीन फाइल्स पर ले गए आप गाजा ले आए। सर विक्रम जी, आप सुन रहे हैं? जगदीप जी आपके पास आएंगे। विक्रम जी, ऐसा है क्या कि हिंदुस्तान ने किसी कंट्री का साथ दिया? मैं बताना ये चाह रहा था मोहतरमा, अगर आपने समय दिया है कांग्रेस को तो आपको सुनना भी पड़ेगा। मैं गाजा पर इसलिए ले गया क्योंकि ये सरकार वो सरकार है जिसने अब तक एक शब्द नहीं बोला। ईरान हमारा मित्र देश था, हमारे साथ उस वक्त खड़ा हुआ जब हमारे हालात नासाज थे। अब आप खुद पूछ रही हैं कि हम किसी की तरफ खड़े नहीं हुए, तो मैंने उसका जवाब आपको आज जो स्थिति है, जैसे विक्रम साहब ने कहा, क्यों कंसर्न डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, क्यों जो मंत्री कंसर्न है वो एस्मा की बात कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू करने की बात कर रहे हैं, और क्यों आज पूरे देश के अंदर एलपीजी के सिलेंडर्स खास तौर से जो कमर्शियल है उनको लेकर दिक्कत खड़ी हुई है। कितना छिपाएंगे आप सूचनाओं को? हाँ भैया, विक्रम जी बताइए, कितना छुपाएंगे आप? आपने ईरान का साथ क्यों नहीं दिया? आप किसी एक कंट्री के साथ क्यों खड़े हैं? ये तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। देखिए, आपकी जो आज की डिबेट है उसका मुद्दा तो एलपीजी से रिलेटेड था, पर चूंकि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने उस बात की तरफ इशारा किया है, मुझे लगता है कि भारत की जो कूटनीति है वो इस बात पे मुबनी है, डिपेंडेंट है कि कंट्री फर्स्ट। और ये जो पार्टीज हैं, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इनके लिए रिलीजन फर्स्ट आ जाता है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, इनको एक समुदाय के विशेष को खुश करने की राजनीति करनी है, जबकि देश को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देश को आगे रख के कूटनीति के हिसाब से जो देश के लिए सही होगा, जो देश के नागरिकों के लिए सही होगा, वो किया जाएगा। और जिस ईरान की आप बात कर रहे हैं, उसी ईरान ने जब ये प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहे थे, उस खमेनी साहब ने कहा था कि मुसलमान खतरे में है हिंदुस्तान में। जब कश्मीर के मुद्दे पे बात करते हुए उन्होंने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को, तो वो कभी भी ईरान की जो सरकार थी वो हिंदुस्तान, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ईरान के रिलीजियस स्कॉलर्स और ईरान की सरकार के बीच डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आज चाहे जितना भी कांग्रेस मोर रॉयल देन द किंग की बात कर रही हो, कल ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के विदेश मंत्री से बात हो रही है, उन्होंने धन्यवाद किया कि आपने हमको वहां एंकर करने दिया। अब इनके लीडर ईरान की एम्बेसी में जा रहे हैं। ये वही ईरान है जिसने 30,000 अपने लोगों को 6 महीने जनवरी में मारा है, जहां हजारों लोगों को चौक पे जिंदा लटकाया जाता है। ये वही ईरान को सपोर्ट कर रही है आज कांग्रेस पार्टी। बड़ी हैरत की बात है, कांग्रेस पार्टी के पास देश में राजनीति करने का मुद्दा ही नहीं है। भारत का तो आज जिस तरह से
जो ईरान अपने 30,000 नौजवानों का ये मतलब नहीं होता है कि अपनी पार्टी जो वहाँ महिलाओं को झूठ बोलने पर्दा न करने पे देश में हाहाकार मचा उनकी हुआ जान ली जाती है जिस मुल्क में, आज ही उस मुल्क के साथ खड़े हैं, इस मुल्क में पर्दा न करने पे जान ली जाती है, उस रेजीम के साथ खड़े हैं। हम ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुक बनाए रखे थे, आज भी हमारे ताल्लुक है। हम झूठे प्रवक्ता को मैं बता दूं कि आज पूरे हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए देश पहले है। और मैं बता चुका हूं कि एलपीजी के और एलएनजी के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। ठीक है विक्रम साहब, आपका कहना कुछ और है और सर जगदीप सर कुछ और कह रहे हैं। और क्योंकि ये बात शुरू हुई थी सैयद तजामुल जी की ओर से ही, सर ये क्या कंट्री फर्स्ट की पॉलिसी से आप सहमत नहीं है? देखिए, मेरे सहमत होने से न होने से बात नहीं बनी। और विक्रम साहब ने आपको कहा है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति तो बीजेपी कर रही है। धर्म की राजनीति में बताएगा ना कैबिनेट में कितने मिनिस्टर मुस्लिम हैं इस वक्त। एक ही हमारा माइनॉरिटी में था, उसको भी वहां से बाहर कर दिया। अभी दिखाएगा ना जम्मू कश्मीर में जब आप धर्म की राजनीति करते हैं या मुल्क में करते हैं तो वो तो बीजेपी नंबर 1 पे है। वो तो यकीनन धर्म की राजनीति पे ही चलते हैं। ये तो मुझे लगता है कि अपना आरोप हम पे थोप रहे हैं। हालांकि आई एम नॉट स्पोक्सपर्सन ऑफ कांग्रेस, बट सी द लास्ट गवर्नमेंट दिल्ली में जितने, जब सलमान खुर्शीद साहब जब बाकी वजीर बना करते थे, जब सदर भी माइनॉरिटी से लिए जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता तो ये सुकड़ के रह गया। ये दायरा तो खुद देखना है। अभी टीम इंडिया जीत के आई तो कितने लोग माइनॉरिटी से हैं उसमें। आप कितनी मिसालें मैं आपको गिनवाऊं कि आपने कितने कहां रखे होते थे। देखिए, ये आरोप लगाना आसान है धर्म की राजनीति। ईरान इज नॉट धर्म राजनीति। ईरान का कंट्री के साथ, मेरे मुल्क के साथ रिश्ता बहुत बेहतर है। इसको और ज्यादा उस्तवार करने की जरूरत थी। और मेरे मुल्क की राजनीति ये कहती थी कि कमजोर पे आपको किसी भी वक्त पे उसका साथ देना होगा। मुझे बताएगा एक इलेक्टेड बंदा, एक आलमी दीन और ईरान को चलाने वाला 35 साल का विदेश से वहां से मिसाइल आके उसके ऑफिशियल रेजिडेंस में उनको शहीद कर देगा, तो फिर उसके बाद उस शख्स के साथ खड़ा हो जाएगा जिसने ये आरोप लगाया। देन हु इज डिस्क्राइबिंग द आर्ट ऑफ टेररिज्म? फिर किस तरह से टेररिज्म किसको कहेंगे? अब आप इस वक्त आप एक कंट्री के साथ खड़े नहीं हुए। इंडिया की पॉलिसी सार्क में इंडिया टॉप कर रहा था, साउथ एशिया में इंडिया टॉप कर रहा था, और कंट्री से बाकी विदेशी ममालिक में इंडिया टॉप कर रहा था। आज बाकी ममालिक से पूछे, आप फ्रांस से पूछे, आप चाइना से पूछे, आप बाकी कंट्री से पूछे, आप रशिया से पूछे कि किन कंट्रीज के लिए अभी उस रास्ते से फ्यूल वगैरह नहीं निकलता है और किन कंट्रीज के लिए अभी थ्रू है। ये तो अपने आप में है। कहीं आपने अगर एक तरफ जाने का फैसला किया है तो ठीक है, फिर शायद हमें वापस पहुंचेंगे लाल चौक के उसी फ्यूल ये कैसे तय किया जाए कि हिंदुस्तान ने एक तरफ जाने का फैसला किया है? विक्रम मल्होत्रा जी, क्या ये स्टैंड तय किया गया, ये स्टांस इंडिया का तय हुआ है अभी तक कि एक तरफ जा रहे हैं? हमारे ये जो भाई हैं पीडीपी के प्रवक्ता जमील साहब, मैं इनसे कहूंगा कि एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं बता पाए कश्मीर में कि सिर्फ हेलुसिनेट कर रहे हैं कि हाँ हालात खराब है, तेज कम है। एक भी स्पेसिफिक पेट्रोल पंप या एक फिलिंग स्टेशन ऐसा नहीं बता पाए जहां पे दिक्कत आ रही हो। मैं उस मुद्दे पे पहले आना चाहता हूं कि जो अभी सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, इस पे पैनिक नहीं फैलानी चाहिए। और देश ऑल्टरनेटिव जो सोर्सेज है, वहां हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है प्लस जो एनर्जी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, वो कोशिश कर रही है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से जो आपूर्ति है वो पूरी हो। और देश की आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, बीच बीच में कट के आ रही है। और देश की जो रिफाइनरी है उनको भी, तब आप बगले झांकते हुए नजर आए। आपसे तो श्रीलंका अच्छा था, आपके घर आए मेहमान पर हमला हुआ, हिंद महासागर के सबसे बड़े पुरोधा है आप, कितना झूठ बोलेंगे? अगर 4 से 6 दिन और लड़ाई ये चलती है तो यकीन मानिए, सुनिए मेरी बात विक्रम भाई, इतना आप बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट आप सुन लीजिए प्लीज, पेशेंस रखिए थोड़ी सी। आप अपने वक्त पे बोलिए, आप बोले, मैंने आपको नहीं रोका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हालांकि बातचीत तो सिलेंडर पर करनी थी और समस्या पर करनी थी, समस्या कहाँ है, कैसे सॉल्व होगी, इस पर की जानी थी, लेकिन वही तू मैं से ये पूरी जो चर्चा है वो खत्म हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।